बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अग्रवाल हाउस में खूब गहमा गहमी हो रही थी। हर तरफ लोग आ जा रहे थे। कोई मिठाई की टोकरी लेकर जा रहा था तो कोई फूलों से भरी टोकरियां लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। ये तमाम इंतजामात शेखर अग्रवाल के इकलौते बेटे हर्ष अग्रवाल की शादी के लिए थी, जिसकी शादी शेखर के बचपन के दोस्त सुनील की इकलौती बेटी संध्या से हो रही थी। शेखर और सुनील स्कूल के ज़माने से ही साथ थे। शेखर बिजनेस में डिग्री लेकर अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगा, जबकि सुनील सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके 16 साल पहले बेंगलोर से यूके चला गया था। जब वो यूके गए तो इनकी बेटी संध्या 2 साल की थी। दूसरी तरफ शेखर के परिवार में इसकी धर्मपत्नी आशा, बेटा हर्ष और बेटी श्रुति थी। श्रुति शादीशुदा थी, जबकि संध्या और हर्ष भी एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने तस्वीरों में भी एक दूसरे को देख रखा था। लाइव चैट पर भी इनका राब्ता रहता था। शेखर ने सुनील और इनके परिवार के ठहरने का बंदोबस्त अपने दूसरे बंगले में करवाया था। माँ जी, आप ये तमाम ड्रेसेस देख लीजिए, श्रुति ने अपनी माँ आयशा के कमरे में आकर कहा। और फिर एक एक करके श्रुति ने अपनी माँ को संगीत, बारात और रिसेप्शन के ड्रेसेस दिखाए। श्रुति, तूने तो मेरी खुशी को और दुगना कर दिया। तूने मेरी उम्मीद से बढ़कर शॉपिंग की है। माँ, आप भी ना शानदार तैयारी क्यों ना करती? आखिर मेरे इकलौते भैया की शादी है। दिल खोलकर अरमान निकालूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। श्रुति बेटा, मैं ये सोच रही थी कि बाकी वक्त तो ठीक है, मगर शादी में दुल्हन का पहनावा और इसका अंदाज रिवायती होना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं माँ। बेटा, तुम तो जानती हो कि संध्या का मॉडर्न हेयर कट हुआ हुआ है और वो मशरकी पहनावे पर नहीं जचता। मेरी तो इच्छा है कि इन सब पहनावों के साथ संध्या के लंबे बाल होते तो बहुत खूबसूरत लगती। ये बात सुनकर श्रुति की हंसी छूट गई। अरे माँ, ये भी कोई टेंशन वाली बात है? आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप चिंता ना करें, आपकी बहू के घुटनों तक लंबे बाल होंगे। सच और नहीं तो क्या, आजकल एक से बढ़कर एक एक्सटेंशंस मिलती हैं जो आपके छोटे बालों को घुटनों तक और लंबे बालों को छुपाकर बॉय कट सब कुछ कर देती हैं। सुनील की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उन्होंने जहाज से उतरकर गहरी सांस ली। अपने देश की हवा में रची बसी जानी पहचानी अपनायत की महक को अपने रूंग रूंग में महसूस कर रहे थे। 16 साल का अरसा बहुत होता है अपनी जमीन और अपने लोगों से दूर रहकर गुजारने के लिए, मगर अपनी बेटी संध्या के जवान होने के बाद उन्हें वापस आने की इच्छा होने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो परदेश में नहीं बल्कि अपने देश में बेटी बिहाएंगे, ताकि इनका नाता अपने देश से ना टूटे। इनका ये मसला बचपन के दोस्त शेखर ने हल कर दिया। शेखर ने 1-2 चक्कर लगाए थे यूके के, वहीं संध्या को पसंद किया, बहू बनाने का फैसला किया। दोनों दोस्त जल्द अज जल्द इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने के लिए बेताब थे। गाड़ी मार्केट के सामने रुकी। श्रुति अपना बैग कंधे पर लटकाकर गाड़ी से बाहर निकली और मतलूबा दुकान पर पहुंची, जो इसको इसकी दोस्त ने बताई थी। श्रुति दुकान के अंदर गई तो इसका इस्तकबाल जमीन से छत तक की सजी मुख्तलिफ अंदाज की विग्स ने किया, जिनमें हर कलर और हर स्टाइल की विग शामिल थी। श्रुति अभी देख ही रही थी कि इसकी नजर एक जगह ठहर गई जहां एक आदमी खड़ा नजर आया। एक्सक्यूज मी, श्रुति ने उसे मुखातिब किया तो वो आदमी पीछे मुड़ा। जी, मुझे लंबे बालों वाली विग चाहिए। नो प्रॉब्लम मैम, मिल जाएगी, इस आदमी ने कहा और अपने काउंटर से कुछ डब्बे निकाले। एक खोला तो इसमें गोल्डन बालों वाली विग निकली। नहीं, मुझे बड़ी लेंथ की चाहिए, कम से कम घुटनों तक आती हो, और मुझे इस शेड में नहीं, मुझे ब्लैक ब्राउन शेड में चाहिए। लेट मी चेक मैम। वो आदमी दोबारा नीचे झुककर देखने लगा। सॉरी मैम, मेरे पास फिलहाल यही है। ओह नो, ये तो बहुत गलत हुआ। यहाँ कोई और शॉप है इस तरह की? मैम, आपको आज ही चाहिए बाल? नहीं, आज तो नहीं चाहिए, मगर 2-3 दिन में लाजमी चाहिए। एक्चुअली फंक्शन है हमारे घर में 3 दिन बाद। नो प्रॉब्लम मैम, हम 2 दिन में ही आपका हेयर पीस आपके घर पहुंचा देंगे। रियली? यस मैम, मगर मैं एक बार क्लियर कर दूं, हम असली बालों की एक्सटेंशन बनाते हैं तो वो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। रियल बालों और कास्ट की लेंथ के हिसाब से बढ़ती जाती है।
हाँ, अगर आपको सस्ती चाहिए तो नायलॉन में बनवा सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे रियल बाल ही चाहिए और आप पैसों की फिक्र ना करें। ठीक है मैम, आप 10,000 एडवांस देकर अपना एड्रेस लिखवा दें। ले भैया आपके पैसे, और आप याद रखिएगा ऑर्डर लेट नहीं होना चाहिए। डोंट वरी मैम, हम आपका ऑर्डर कोशिश करेंगे वक्त से पहले ही पहुंचा दें। चंदू और रघु एक ढाबे में बैठे खाना खा रहे थे। चंदू के मोबाइल में कॉल आई। इसने कॉल रिसीव की और रघु से कहने लगा, चल रघु, एक और काम हाथ लगा है। आइटम की डिलीवरी 2 दिन में करनी है हमें, इसीलिए जल्द से जल्द बंदोबस्त करना होगा। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि इनके कानों में शोर की आवाज सुनाई दी थी। दोनों आवाज की तरफ मुड़कर देखने लगे। वहाँ काफी सारे लोग सड़क के नीचे कच्चे की तरफ भाग रहे थे और साथ साथ चीख भी रहे थे, पकड़ो पकड़ो इसको, जाने ना पाए, जल्दी पकड़ो, बच के ना जाए। वो दोनों दौड़कर इसकी तरफ गए। रघु एक लड़के से पूछने लगा, क्या हुआ, कोई चोर है? नहीं भैया, लोगों ने एक डाइन को रंगे हाथों पकड़ा है, वो बच्चे चुरा रही थी। इलाके के 10 बच्चे मिले हैं बगैर कलेजे के, आज तो हम उसे जलाकर भस्म कर देंगे, इसने कहा और आगे बढ़ गया। चंदू ने रघु को इशारा किया और दोनों वहीं रुक गए। चलना चंदू, देखते हैं चल के। छोड़ो यार, होगी कोई बेचारी लड़की, बड़े लोग अपना काम निकालकर उससे जान छुड़ाने के लिए डायन बनाकर इसका किस्सा तमाम करवाते हैं। टीन के चादर से बने क्वार्टर को रघु ने बजाया। अंदर से औरत की करख्त आवाज आई, आजा खुला है। दोनों अंदर चले गए। चंदू, तू बड़े दिनों बाद आया है, औरत ने कहा। हाँ, तुझे तो पता है कि धंधे में कितना हाथ पैर मारने पड़ते हैं, क्या करें, सारा खेल ही धन का है, औरत बोली। फिर इसने पलंग के नीचे से एक बड़ा सा थैला निकाला और चंदू रघु के आगे कर दिया। कितना माल है? रघु ने पूछा। 10 हैं पूरे। बड़े हैं? नहीं, छोटे हैं, औरत बोली। तो चंदू मायूस हो गया। क्या मुझे एक खास माल मिल सकता है? बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा, चंदू ने हाथ से बताया। तो औरत ने ना में गर्दन हिला दी। आज तो क्या, अगले 2-3 हफ्तों तक भूल जा। वो क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने सरकार से शिकायत कर दी है। आजकल बहुत सख्ती है कब्रिस्तान में, सिपाही खड़े रहते हैं हर वक्त वहाँ। तो ये कहाँ से लाई है तू? गरीब घरानों की लौंडियों ने दिए हैं, जिन्हें रोटी के लाले पड़े थे, औरत ने सिपारी और तंबाकू को हाथ पर मसलते हुए कहा। वहाँ से नहीं मिल सकते। अरे मैं पहले ही वहाँ से सब समेट लाई हूँ। खेती उगने में तो समय लगता है ना, जादू नहीं कि छू मंतर करो और मिल जाए। चंदू ने रुपए गिनकर इस औरत के हाथ पर रखे और वहाँ से उठ गया। अब उसे चिंता हो रही थी। रघु और चंदू बालों का घिनौना धंधा करते थे। इनको बाल यही औरत सप्लाई करती थी। वो गरीब मजबूर लड़कियों को अपने बाल देने पर मजबूर करती थी, या फिर इससे भी खौफनाक तरीके से कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली औरतों के बाल काट कर लाती थी। कब्रिस्तान मुसलमानों का था और वहां जाकर ये खासा मुश्किल काम था। रघु और चंदू इस औरत से बाल लेकर उन्हें आगे महंगा बेच देते थे और दुकान वालों से अपना कमीशन अलग लेते थे। मगर आज का ऑर्डर चंदू के गले में अटक गया था। हर तरफ से नाकामी हो रही थी। इसने और लोगों से भी मालूम किया था जो इस धंधे में थे। समय बीता जा रहा था और चंदू की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि एकदम रघु को ठोकर लगी। वो नीचे गिर गया। हल्का अंधेरा था। चंदू रघु को उठाने झुका तो इसके हाथ में चुनरी आ गई। साथ एक औरत जमीन पर पड़ी नजर आई। कौन हो तुम? चंदू ने पूछा। तो औरत ने अपने खून में लथे हाथ जोड़े और चंदू से बोली, सहायता करो मेरी, वो लोग मुझे मार देंगे। तुम वही हो जिसे लोग डायन कहकर ढूंढ रहे हैं? नहीं बाबू, मैं डायन नहीं हूँ, सब झूठ कह रहे हैं, इस औरत ने कहा और चंदू की कमीज पकड़कर उठने की कोशिश की। चंदू ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया तो वो पूरी खून में लथपथ हो रही थी। औरत झुकी हुई थी। जब वो सीधी होने लगी तो इसकी घुटनों को छूती चुटिया आगे आ पड़ी। इसकी चुटिया चंदू के नजर के सामने लहराई तो चंदू की नजरें वहीं टिक गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा इनसे, इसने घायल औरत से कहा और इसको बाजू से थामकर सहारा देकर एक पत्थर पर बिठाया। साथ ही इसने रघु को पीछे आने का इशारा किया।
जैसे ही रघु पीछे आया, चंदू ने झट से इस औरत के बालों को गुत्थी से पकड़ लिया। ले यार चंदू। रघु ने उसे पीछे से कैंची दी जो वो अक्सर अपने साथ बैग में रखते थे। दूर से लोगों का शोर भी सुनाई देने लगा। औरत खौफ और दर्द से चीखने लगी, दया करो मुझ पर, जाने दो मुझे। मगर चंदू ने औरत के बाल गुत्थी से काट लिए और उसे जोर से धक्का दिया। औरत चीखती हुई जमीन पर ऊंधी जा पड़ी। इतने में बहुत सारे लोग वहां आ गए। ये रही डायन, एक आदमी ने औरत की तरफ उंगली करते हुए कहा, तो सारे लोगों ने उसे घेर लिया। मजमे में से एक आदमी आगे बढ़ा और इसके हाथ में कैन था जो मिट्टी के तेल से भरा हुआ था। इसने इस औरत पर छिड़का और आग लगा दी। जैसे ही औरत को आग लगी, चंदू की नजर इसकी उंगलियों पर पड़ी तो वो लम्हा भर के लिए चौंक कर रह गया। इसके जिस्म में खौफ व हैरास फैल गया था। वो जलती हुई औरत इधर उधर चीखती हुई लड़खड़ा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी हरकत और चीखों में कमी आती गई और कुछ देर बाद वहां राख का ढेर बन गया। आपका बहुत धन्यवाद, आज आपके कारण इस डायन से छुटकारा मिला है। अरे ये तो मेरा सौभाग्य था जो मैं किसी के काम आया। हेलो मैम, आप श्रुति बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं श्रुति बात कर रही हूँ। मैम, आपने जो हेयर पीस ऑर्डर किया था वो रेडी है। हमने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, आपने तो मेरी चिंता दूर कर दी। बेटी संध्या, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। श्रुति और इसकी माँ आयशा आई हुई थी। हेलो श्रुति। श्रुति ने उठकर संध्या को गले लगाया। संध्या ने आयशा के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया और फिर सोफे पर बैठ गई। संध्या, एक्चुअली हमने तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। श्रुति बोली, असल में मामा की इच्छा है कि तुम शादी में ट्रेडिशनल वे में तैयार हो। ये कहते हुए इसने लंबे बाल बॉक्स में से निकाल कर दिखाए। संध्या कुछ देर खामोश रही तो श्रुति और आयशा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बेटी, ये सिर्फ मेरी इच्छा है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। यू नो आंटी, मुझे लॉन्ग हेयर का बहुत शौक है, मगर यूके का लाइफस्टाइल चेंज है तो मैंने बाल भी इसी अकॉर्डिंग रखे हैं। आंटी, आपकी इच्छा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मुझे ये पसंद ना भी होते तो भी मैं आपके लिए जरूर लगाती, आप फिक्र ना करें। संध्या की बात सुनकर आयशा खुशी से फूले न समा रही थी कि इतने संस्कारों वाली बहू मिली है। संध्या तैयार होने के लिए सैलून में गई। मैम, आपके हेयर पीस को आपके बालों के साथ अटैच करके फिक्स कर दूं? हाँ, ऐसे फिक्स कीजिएगा कि मुझे बार बार लगाने ना पड़े। मैम, उन्हें फिक्स कर रही हूँ। जब आपको निकालने हो आप सैलून में आ जाइएगा। इस अटैचमेंट का ड्यूरेशन 3 वीक है, ब्यूटिशियन ने बताया और फिर बालों को संध्या के सर के बालों के साथ अटैच कर दिया। संध्या ने तैयार होकर अपना जायजा लिया। बाल बिल्कुल रियल लग रहे थे। संगीत शुरू हो गया। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। संध्या को अपने सर के पिछले हिस्से में सनसनाहट सी महसूस हुई, मगर इसने ज्यादा ध्यान ना दिया। दोनों तरफ लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम में कांटेदार मुकाबला हो रहा था। स्टेज पर बैठी संध्या के सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। इसने श्रुति को इशारे से बुलाया। फिर इसने श्रुति के कान में कहा तो वो फिक्रमंद हो गई और बोली, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, फिर पेन किलर्स देती हूँ। संध्या ने थोड़ा सा खाना खाया, फिर श्रुति ने उसे पेन किलर दिया। बराबर में बैठे हर्ष ने मौका देकर संध्या की तारीफ की, मगर संध्या अपने आप को बहुत लीसी फील कर रही थी। तकरीब आधी रात को खत्म हुई। हर्ष और इसके घर वाले चले गए। संध्या अपने कमरे में आकर एकदम से बेड पर गिर गई। इसमें कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी। बेटी, अभी तक तुमने चेंज नहीं किया? मॉम, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ। बहुत हैवी कपड़े हैं बेटी, चेंज कर लो। मैं तुम्हारे कपड़े अलमारी से निकाल कर बेड पर रख देती हूँ। बड़ी मुश्किल से संध्या ने अपने कपड़े चेंज किए और फौरन ही बिस्तर पर गिरकर सो गई। नाश्ते की मेज पर संध्या की माँ और बाप बातें कर रहे थे। संध्या बोझल कदमों से चलती हुई आई और कुर्सी पर बैठकर टेक लगा लिया।
थकन उतरी नहीं बेटी। नो मॉम, बेटी ये यूके तो नहीं कि एक साइन करने से शादी हो जाए। ये इंडिया है, यहाँ पर बहुत रस्म रिवाज होते हैं। लो बेटा, आलू का पराठा खाओ और अच्छी तरह से नाश्ता करो। नाश्ता खत्म करके वो अपने कमरे में आई और मुलाजमा से कहकर अपनी चीजें उठवाने लगी। संध्या अलमारी के पास खड़ी थी कि एकदम उसे बहुत जोरदार चक्कर आया और वो अलमारी का दरवाजा पकड़े पकड़े नीचे जा पड़ी। मुलाजमा ने दौड़कर संध्या को उठाया, मगर उसे बराबर चक्कर आ रहे थे। मुलाजमा ने शोर मचाया। संध्या के माँ बाप आ गए। दोनों बहुत परेशान हुए। उन्होंने शेखर अग्रवाल को कॉल की तो इसने डॉक्टर को भिजवाया। रात को संध्या की बारात भी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। उन्होंने संध्या का ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो बोले कि बहुत लो है। एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि बच्ची को खाने पीने के लिए दें। इंजेक्शन लगने से संध्या थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। हर 2 घंटे बाद उसे फ्रेश फूड का जूस दिया जा रहा था। शादी का मंडप सज चुका था। संध्या भी पार्लर से आ चुकी थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। फेरे हो गए। संध्या की मांग में हर्ष ने सिंदूर लगाया और दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए। संध्या के सर में हल्का फुल्का दर्द शुरू हो गया। वो अपनी सास आयशा से कह भी रही थी और सजे हुए स्टेज पर भी बैठ गई। हर्ष इसके बराबर में बैठा हुआ था। मौका देखकर वो संध्या के करीब हुआ और इसके कान में कहने लगा, तुम लंबे बालों में और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। आपको लंबे बाल पसंद हैं तो मैं अपने बाल बढ़ा लूंगी। जब रस्में खत्म हो गईं तो विदाई का समय आ गया। संध्या रोते हुए अपने माता पिता के गले लग गई। इसके बाप सुनील ने इसको रोते हुए गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी तक आते भी संध्या को चक्कर आ रहे थे, मगर वो गाड़ी का गेट थामे अंदर बैठ गई। संध्या घर आ गया है, हर्ष ने कहा तो इसने आंखें खोल दी। आयशा और श्रुति इन दोनों से पहले ही घर के लिए निकल गई थी ताकि दुल्हन का स्वागत कर सकें। जब संध्या गाड़ी से नीचे उतरी तो एकदम लहरा गई। आयशा, श्रुति और बहुत से लोग इसके स्वागत के लिए खड़े थे। संध्या ने एक कदम बढ़ाया तो दोबारा लहरा गई। हर्ष ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। लो भाई, हर्ष भैया तो गए काम से। इनकी ड्यूटी तो भाभी ने अभी से लगा दी है, श्रुति ने हंसते हुए कहा। संध्या धीरे धीरे चलती हुई घर की दहलीज तक आई। वो मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। इसने सोचा इतने सारे लोगों के सामने तमाशा बन जाएगा, मगर इसका जब्त टूट गया। घर प्रवेश की रस्म के लिए आयशा दुल्हन की आरती उतार रही थी। संध्या एकदम लहराई, अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई तो वो गिरते साथ ही इसका हाथ आयशा के हाथों में थामी हुई थाली पर पड़ा तो थाली भी नीचे जा पड़ी। सब कुछ जमीन पर बिखर गया। हर्ष ने संध्या का सर अपनी गोद में रख लिया, जबकि आयशा की निगाहें गिरी हुई थाली पर थीं, जो कि बहुत बड़ा अपशगुन था। संध्या के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो इसने अपनी आंखें खोली। हर्ष ने उसे उठाकर कमरे में बेड पर लेटा दिया। संध्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शेखर के कहने पर हर्ष ने डॉक्टर को कॉल की। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। साथ ही इंजेक्शन लगाया, कुछ मेडिसिन दी और कहा कि इसके कुछ टेस्ट करवाने हैं। संध्या ने अपने माँ बाप को बताने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही बेटी की जुदाई में गमज़दा थे। संध्या इनको और परेशान नहीं करना चाहती थी। संध्या के माँ बाप जब सुबह नाश्ते के साथ संध्या से मिलने अग्रवाल हाउस पहुँचे तो संध्या की तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। इसके सिर में कुछ दर्द हो रहा था। संध्या के पापा बोले, हर्ष बेटा, आज तो आप हमारे साथ चलेंगे। तो वो कहने लगा, एक्चुअली अंकल, आज मेरे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं शाम को संध्या को आपके घर छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जैसे आप दोनों को इजी लगे। दरअसल हर्ष संध्या को टेस्ट करवाने के लिए लेकर जा रहा था। संध्या ने टेस्ट करवाए और सैंपल दे दिए। रिपोर्ट्स शाम तक मिलनी थी। शाम को रिपोर्ट्स लेकर जब हर्ष ने डॉक्टर को दिखाई तो वो कहने लगा, चिंता की कोई बात नहीं, बस खून की कमी है। मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप शुरू करा दें, संध्या ठीक हो जाएगी। संध्या ने अपनी रिसेप्शन डिनर की तारीख थोड़ी आगे करवा दी थी।
इसका कहना था कि दवाई खाकर थोड़ा फिट हो जाए तो फिर वो एंजॉय कर सकेगी। संध्या सुबह सोकर उठी तो हर्ष उसे देखकर हैरान हो गया। इसका रंग हल्दी की मानित पीला हो रहा था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी हो रहे थे। संध्या बराबर अपनी मेडिसिन ले रही थी, मगर फिर भी इसकी ये हालत होना इसको चिंता में डाल रहा था। डॉक्टर की हिदायत पर संध्या को ब्लड चढ़ाया गया, जिससे संध्या नॉर्मल होने लगी। वो अब देखने में थोड़ा ठीक लग रही थी। इसके चेहरे पर थोड़ा सुर्खी आ गई। सब लोग रिसेप्शन डिनर की तैयारी कर रहे थे। इस रोज संध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो अपने आप को आईने में देखने लगी। देखते देखते वो रुक गई। जब ब्यूटिशियन ने इसके बाल लगाए थे तो वो घुटनों को छू रहे थे, मगर अब बाल घुटनों से भी तकरीबन 3 इंच नीचे थे। फिर इसने सोचा शायद इतने दिन गुजरने पर वो लूज होकर नीचे हो गए होंगे। रेडी होकर जब वो नीचे आई तो संध्या के माँ बाप इसको देखकर इसकी बलाएं लेने लगे, शुक्र अदा करने लगे कि संध्या अब थोड़ी बेहतर लग रही थी। सब लोग संध्या के बेहतर होती हुई तबीयत से बहुत खुश थे। एक रात संध्या सो रही थी तो एकदम इसके दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। वो नींद में सर इधर उधर करने लगी। इसके सर में अचानक तकलीफ होने लगी, जिससे इसकी आंख खुल गई। हर्ष, वो मुश्किल ही बोल पाई। हर्ष की आंख इसकी आवाज पर खुल गई। संध्या ने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। हर्ष ने ग्लास में पानी डाला और संध्या के होंठों से लगाया। पानी पीकर संध्या बेड से टेक लगाकर बैठ गई और इसके सर में धमाके से हो रहे थे। तुम मेडिसिन तो ले रही हो ना? जी हर्ष, मैं बराबर दवाई ले रही हूँ, पर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम ये पेन किलर लो, शायद सर में दर्द कम हो जाए। हर्ष ने उसे गोली देते हुए कहा। इस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। हर्ष बोला, संध्या, मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़े दिनों के लिए यूके चले जाते हैं। जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वहाँ जाकर तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए। चंद रोज बाद अचानक संध्या की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इसको अस्पताल में एडमिट करवा लिया गया। इसके ब्लड के स्टेज मरने की हद तक नीचे आ गए थे। उसे फौरन ब्लड चढ़ा दिया गया। संध्या के माँ बाप सकते की हालत में थे। फिर इन सब ने फौरन अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया। सबकी टिकट्स कंफर्म हो गई थी। संध्या लेटी हुई थी। उसे देखकर हर्ष को खौफ आ रहा था। वो बिल्कुल ढांचा बन गई थी। सफेद होंठ, आंखों के गिर्द गड्ढे और पीली रंगत। इसका एक हाथ हर वक्त सर के पिछले हिस्से में रखा होता था। संध्या को सर में हर लम्हा जलजला सा महसूस होता था। इसके सर से पैर तक टेस्ट हो चुके थे, मगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। हर्ष, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? ऑफ कोर्स डियर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखना, जब तुम यूके जाओगी ना तो वहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टर हैं। यहाँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। भगवान करे जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। हर्ष, मेरे कारण तुम्हारे जीवन से खुशियाँ चली गई हैं। उससे तो बेहतर था तुम किसी और से शादी कर लेते। संध्या, शट अप। मैंने तुमसे खुद शादी की है। तुमसे बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। हर्ष, अगर मैं मर गई ना तो तुम मेरे माँ बाप का प्लीज बहुत ख्याल रखना। शट अप संध्या, बंद करो अपनी ये फजूल बातें। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब नहीं करूंगी ऐसी बातें और ना तुम्हें कभी तंग करूंगी, संध्या ने कहा और लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली। संध्या, उठ जाओ। तुम भी क्या याद करोगी? देखो, तुम्हारे पति देव ने तुम्हारे लिए आज अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। मगर संध्या ने आंखें नहीं खोली। उठ जाओ संध्या, 10 बज रहे हैं। भूल गई क्या? आज की टिकट्स हैं, हमने यूके जाना है। फटाफट नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। मगर संध्या तो सोती रही। यार, तुम्हारी दवाओं में भी नींद तो होती है, मगर आज तो तुम्हें जाना है ना, इसलिए उठो। अब ये कहकर हर्ष ने संध्या का हाथ थामा तो इसका हाथ बर्फ की मानिद हो रहा था। हर्ष चौंक गया। इसने संध्या को बहुत आवाजें दी, लेकिन वो बेसुध पड़ी हुई थी। हर्ष ने अपना सर संध्या के सीने पर रखकर इसकी धड़कन सुनी, मगर वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। संध्या, संध्या, वो इतनी जोर से चीखा कि शेखर और आशा दौड़ते हुए आए। क्या हुआ हर्ष? संध्या, इसने सिर्फ इतना ही कहा। आयशा ने संध्या को आवाज दी, फिर उसे झंझोड़ा। शेखर ने फौरन डॉक्टर को कॉल कर दी। डॉक्टर घर पहुंचा, संध्या की नब्ज चेक की,
आंखों को देखा और अफसोस से सर झुका लिया। मिस्टर शेखर, संध्या अब हम में नहीं रही। ये सुनकर तो सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। शेखर ने अपनी बेटी श्रुति को बुलाया और साथ ही हिम्मत करके संध्या के माँ बाप को भी खबर दी। वो तो नंगे पांव दौड़ते हुए संध्या के घर आ गए। इसको क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं मर सकती। हर्ष भी कहने लगा कि रात तो मुझसे ठीक तरह से बातें कर रही थी, देखे ना अब नहीं उठ रही। डॉक्टर के मुताबिक संध्या को मरे हुए काफी घंटे हो चुके थे। सब लोग शॉक्ड थे। संध्या की अर्थी की तैयारी की जा रही थी। इसको अभी सुहागन की तरह सजाना था, अंतिम सफर पर जाने के लिए। श्रुति कमरे में आई। उसे संध्या को स्नान करवाना था। इसने संध्या का सर अपने हाथों में थामा हुआ था। संध्या को उठाना चाहा तो इसके लंबे बाल आगे झूल गए। ओ, ये तो निकाले ही नहीं। श्रुति को उन्हें देखकर ख्याल आया। श्रुति के साथ आयशा भी थी। उन्होंने संध्या को पकड़ा और श्रुति ने संध्या के बालों को पकड़ा ताकि नकली बालों को असली बालों से अलग कर सके। जब इसने बालों की तय टटोली तो वो दंग रह गई। वो लम्हा भर जैसे इसकी जान निकल गई हो। इसके जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी। संध्या के अपने बालों में जड़े मसनूई बालों में से कुछ गुच्छे सर की तरफ जा रहे थे और इनके सिरे खून की रगों की मानित सुर्ख हो रहे थे और फूल कर काफी मोटे हो रहे थे, जैसे कि संध्या की खोपड़ी में पेवस्त हो गए हों। इस जगह से संध्या की खोपड़ी इसके अपने असली बालों से आरी हो चुकी थी। खून भरे बाल या रगें खोपड़ी में पेवस्त होने की वजह से संध्या की खोपड़ी जगह जगह से चटकी हुई थी। दरारें इतनी खुली हुई थी कि संध्या का दिमाग नजर आ रहा था। श्रुति ने झट से बाल वापस छोड़ दिए और संध्या का सर वापस नीचे रख दिया। क्या हुआ श्रुति? आयशा बोली, मगर श्रुति अपनी जगह जैसे सुन्न हो गई थी। ये क्या है माँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माँ, पापा, हर्ष अंकल और आंटी सबको बुलाएं, श्रुति ने खौफजदा अंदाज में कहा। तो आयशा हैरान नजरों से उसे देखती बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। फिर इन सब के साथ कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ श्रुति? हर्ष बोला। श्रुति ने सबको संध्या का सर दिखाया तो सब अपनी अपनी जगह जैसे जम गए हों। इसने मुझसे कहा भी था मेरे सर में कुछ हो रहा है। हम टेस्टों के चक्कर में पड़े रहे, एक मर्तबा भी इसके सर में ना देखा। अंकल, मुझे तो ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है, श्रुति ने संध्या के बाप से कहा। क्या मतलब? अंकल, मैं एक शख्स को जानती हूँ, मैं इसको बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो शख्स कमरे में आया। इसका अंदाज आम आदमियों से जरा मुख्तलिफ था। गले में माला थी, माथे पर तिलक और लंबी चोटी। इसने संध्या के बालों को सिर्फ छुआ और चौंक कर पीछे हट गया और बोला, जितना जल्दी मुमकिन हो इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो। मगर बात क्या है मेरी पत्नी के साथ? हर्ष बोला, असल में तुम्हारी पत्नी को डाइन के बालों ने मारा है। इस आदमी की बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। ये सुनते ही श्रुति की निगाह संध्या के मसनूई बालों पर पड़ी तो वो चौंक गई। जब इसने वो बाल लिए थे वो तो घुटनों तक आ रहे थे, मगर अब बिस्तर पर फैले संध्या के बाल इसके टखनों तक पहुंच रहे थे। डाइन के बाल? शेखर अग्रवाल बोले, हाँ, इस बच्ची के सर में डाइन के बाल हैं। डाइन की सारी शक्ति इसके बालों में होती है। ये बाल जिंदा हैं। असल में ये बाल जिंदा डाइन के जिस्म से अलग किए गए हैं, तो ये इसी समय से जिंदा हैं। इसी बच्ची के खून से अपनी प्यास बुझाकर अभी तक जीवित हैं। इसी कारण इसी बच्ची की मौत हुई है। इस आदमी ने कहा तो सबको सांप सूंघ गया। जभी तो संध्या में मुसलसल खून की कमी हो रही थी। इसका सारा खून डाइन के बाल चूस रहे थे। फिर वो आदमी बोला, इस बच्ची के बालों को तुरंत नष्ट करना होगा, वरना ये किसी और को अपना शिकार बना लेंगे। आपकी बच्ची के जिस्म से आखिरी खून का कतरा चूसकर ये खुद ब खुद इसके सर से अलग हो जाएंगे। इन बालों को तो नष्ट करना ही होगा। हाँ, और साथ ही साथ हेयर पीस वालों को भी कानून की गिरफ्त में लाना होगा, ताकि हमारी तरह किसी और की बच्ची अपनी जान न दे, शेखर अग्रवाल ने कहा। फिर इस आदमी ने अपने कंधे पर लटके थैले से एक धागा निकाला और फिर श्रुति से बोला, इस धागे को बच्ची के अपने बाल और डाइन के बालों को मिलाकर गांठ दो। और ये धागा किस लिए है?
ये पवित्र और शक्तिशाली धागा है। इस धागे की शक्ति इन बालों को बच्ची के शरीर से अलग ना होने देगी। फिर संध्या की आरती तैयार करके उसे शमशान घाट ले जाया गया और फिर सिसकियों और आहों के साथ इसकी चिता को अग्नि दे दी गई। चिता को अग्नि मिलते ही संध्या के बालों ने लहराना शुरू कर दिया। वो बार बार ऊपर उठते और फिर संध्या के शरीर पर जा गिरते। ऐसा लगता कि जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। चिता जलना शुरू हो गई। सबने अपनी नाकों को हाथ से पकड़ लिया। फिजा में सड़े खून की बास फैल गई। चिता जलती रही और फिर राख का ढेर बन गई। शेखर अग्रवाल ने अपने दोस्त डीएसपी से बात की। उन्होंने इस दुकान पर छापा मारा और छानबीन में रघु और चंदू समेत इनके पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया, जिनकी तलाश पहले से ही पुलिस को थी। संध्या के माँ बाप वापस यूके चले गए। आए तो वो यहाँ दोबारा बसने थे, मगर यहाँ रहकर उन्हें संध्या की याद बार बार तकलीफ देती थी। हर्ष भी कुछ दिनों के लिए इनके साथ यूके चला गया, जबकि शेखर, आशा और श्रुति गुजरे दिनों की अच्छी यादों के सहारे संध्या के बिछड़ने के गम को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।